हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में बीपीएससी 67वीं की इडुटेरिया की जो प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 आई थी उसके पॉलिटी के सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जो कि आपके आने वाले 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं, और राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 55 में किया हुआ है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है। ये कथन गलत है। मूल अधिकारों का प्रवर्तन न्यायालय में होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्यों के निर्देश के रूप में वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है, ये सही है। आयरलैंड के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है, ये भी सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है, और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भाग 4A के तहत आर्टिकल 51A को जोड़ा गया, और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 12 में किसके संबंधित प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त बंटवारा। संविधान के भाग 12 में केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त बंटवारा का वर्णन है। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भाग 9 में है, भाग 9 में, जिसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और निर्वाचन आयोग का वर्णन भाग 15 में है, संविधान के आर्टिकल 324 से 329 में किया गया है। और लोक संघ सेवा आयोग का वर्णन संविधान के भाग 14 में और आर्टिकल 315 में किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 253। अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए विधि बनाने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बनाने की संसद की शक्ति, इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में
दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, यह निम्नलिखित में से है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। अगला प्रश्न है, 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2 और 3। यहाँ पर ऑप्शन 2 और 3 गलत हैं। तो याद रखेंगे कि राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है और पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसका जो विधेयक था वो 124वें विधेयक था। ठीक है। 101वें संशोधन में जीएसटी, 102वें संशोधन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 104वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन की सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1989 में, 1989 में। 61वीं संविधान संशोधन के तहत 1989 में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया और 1989 के आम चुनाव में ही इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की असत्य व्याख्या को चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य और संघ दोनों की संप्रभुता बनी रहेगी। तो ये गलत है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान सभा की बैठक में कहा था कि राज्य का संघ उक्ति को संघीय के स्थान पर महत्व देने के 2 कारण हैं। प्रथम, भारतीय संघ राज्यों के बीच में किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिकी संघ। द्वितीय, राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। बाकी सारा कथन सत्य है। भारत और इंडिया नाम को स्वीकार किया गया, ये सही है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया, ये भी सही है। और राज्यों के संघ के अंतर्गत राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और अर्जित राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, तो ये कथन भी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को। सन 2011 से हर वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था और निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। आयरलैंड से मौलिक कर्तव्य नहीं लिया गया है, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिया गया है और मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है। ठीक है। ब्रिटेन से संसदीय शासन, ये सही है। अमेरिका से मूल अधिकार, ये भी सही है। कनाडा से संघीय व्यवस्था, ये भी सही है। आयरलैंड से डीपीएसपी मतलब नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य जो है वो रशिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 2 बार पदभार संभाला है और वे भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति भी थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, वह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत डाकघर संशोधन विधेयक। 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वें वर्ष। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष भारत के वित्त आयोग का गठन करना है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के रिपोर्ट को संसद में स्वीकार कर लिया गया है और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं NK सिंह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अगस्त 1952। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को। और 2019 के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट में संशोधन के बाद वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानव अधिकार का अध्यक्ष बनाया जा सकता है और वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द न्याय में निम्नलिखित में से किस न्याय की बात नहीं की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धार्मिक न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 रूपों में है जो कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 138 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच सभी विवादों का निपटारा करता है। अगला प्रश्न है, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। इसके साथ संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची में ग्राम पंचायतों को शामिल करके इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है और इसे 1993 में संविधान के 73वें संशोधन करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार। भारत के महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल को संसद में भाग लेने का तो अधिकार है मगर वोट देने का अधिकार नहीं है और इसका वर्णन अनुच्छेद 88 में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। गैर नागरिकों को अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता ये अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण यह अधिकार भी प्राप्त है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये भी सही है और अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता
इन चारों अनुच्छेद के अंतर्गत जो भी मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान है वो गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं, और जो मूल अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं उसका वर्णन अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में किया गया है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल सदस्यों का 5/6 भाग। विधान परिषद के सदस्यों का अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 और न्यूनतम संख्या 40 होता है, जिसमें कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुल संख्या का 5/6 होता है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है विषय और दूसरे तरफ है अनुच्छेद। धन विधेयक, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब कि बजट, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 112 में है। विनियोग विधेयक, इसका 114 में है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4, ये सब जो है सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी, और अनुच्छेद 66 में राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, और अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल कर्तव्यों से। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मूल कर्तव्यों से है, और मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है और आर्टिकल 51A में। मूल कर्तव्यों को संविधान में संसद द्वारा किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था, और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संस्थाओं को विघटित नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। राज्यसभा और विधान परिषद को विघटित नहीं किया जा सकता, ये दोनों अस्थायी सदन हैं। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जो इस प्रकार हैं: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। और विधान परिषद के उत्साधन एवं सृजन का वर्णन अनुच्छेद 169 में किया गया है। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधानसभा के उपाध्यक्ष को। अनुच्छेद 189 खा के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है, और संविधान के अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति का वर्णन है। अगला प्रश्न है, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री अधिकतम कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह। अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई मंत्री अधिकतम 6 माह तक विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित हुए बिना अपने पद पर बना रह सकता है। यदि मंत्री 6 माह की अवधि तक राज्य के किसी सदन का सदस्य नहीं निर्वाचित होता तो मंत्री का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधानसभा के। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्य के विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, और विधानसभा के गठन का वर्णन अनुच्छेद 170 में है, और बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जिनका कार्यकाल 1963 से 1967 का था। अगला प्रश्न है, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुंछी आयोग की रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है और पुंछी आयोग 2010 में आई थी। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े अन्य आयोग का नाम इस प्रकार है: राजमन्नार आयोग 1970, भगवान सहाय समिति 1971 और सरकारिया आयोग 1983। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2015 से की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं से चुना गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा किया गया था और बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया के साथ ही राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया को भी ग्रहण किया गया है और फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्रात्मक व्यवस्था को ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 व अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाली रिट निम्नलिखित में कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी किए गए हैं और इस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन संविधान से लिया गया है और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। अगला प्रश्न है, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास विकल्प है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा विकल्प राष्ट्रपति के पास है। तो पहला है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, तो ये सही है। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, तो ये भी सही है। वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक धन विधेयक नहीं है, को राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, तो ये भी सही है। राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर सकता है, तो ये गलत है। संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। विकल्प हैं वो 3 विकल्प ये हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगस्त प्रस्ताव। वर्ष 1934 में पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के निर्माण का विचार M.N. राय द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन का मांग की। इस मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव 1940 के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केसी व्हीयर।
भारतीय राज्य व्यवस्था की संरचना में एकात्मक और संघात्मक विशेषताओं का सम्मिश्रण के चलते केसी-वेयर ने इसे अर्ध संघात्मक राज्य कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रस्तावना में पहले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो ये पहले है। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तीसरा। और उसके बाद अंत में बंधुता बढ़ाने की बात शामिल है, तो ये हो जाएगा सबसे लास्ट में बंधुत्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की संसद में बिहार की प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 56। भारतीय संसद में बिहार से कुल प्रतिनिधित्व 56 है। लोकसभा के लिए कुल 40 सदस्यों का चुनाव होता है, जबकि राज्यसभा के लिए 16 सदस्यों का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान के पारिश्रमिक तय हैं। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 76 में की गई है। संविधान में अटॉर्नी जनरल का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल को संविधान में निश्चित नहीं किया गया है। और वर्तमान में भारत के न्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रिट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा की रिट अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। यह रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्यसूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम होगी। यह प्रस्ताव अधिकतम प्रभावी रहेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 वर्ष तक। अगर राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रहित में संसद राज्यसूची के मामले में कानून बनाए, तो वो कानून जो है अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी रह सकता है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। शिक्षा, वन और परिवार नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत है, जबकि जन स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपना लेखा रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है तथा राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले है संचित निधि, अनुच्छेद 266। तो संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 1 में है, तो ये सही है। लोक लेखा निधि अनुच्छेद 2 में नहीं, 266 2 में इसका वर्णन है। और अनुच्छेद 2 में नए राज्यों को संघ में शामिल करने और दूसरे नए राज्यों की स्थापना करने की संसद की शक्ति का वर्णन है। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 ये सही है। और वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112, तो ये कथन भी सही है। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वह विधानमंडल का अंग होता है, ये सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ये सही है। वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, तो ये कथन भी सही है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। ये तीनों कथन सही हैं। और संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का वर्णन है। अगला प्रश्न है, सदन के नेता के पद का उपबंध निम्नलिखित में किसके तहत किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम के तहत। लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के तहत प्रधानमंत्री, यदि वह लोकसभा का सदस्य है अथवा प्रधानमंत्री द्वारा किसी मंत्री को जो लोकसभा का सदस्य हो को सदन के नेता के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसी तरह राज्यसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के तहत राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है। वह एक मंत्री और राज्यसभा का सदस्य होता है जिसे प्रधानमंत्री नामित करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को शक्ति प्राप्त होती है। लोकसभा अध्यक्ष अपनी शक्तियों एवं कर्तव्यों को 3 स्रोतों से प्राप्त करता है। तो लोकसभा की प्रक्रिया से, तो यह सही है। संविधान से, तो यह भी सही है। और संसदीय परंपराओं से, तो यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, संविधान में पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में पंचायतों के विघटन का कोई आधार प्रबंधित नहीं किया गया है। वर्ष 2002 में चंडीगढ़ हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार केवल राज्य द्वारा घोषित विधि के अनुसार पंचायतों को 5 वर्षों की अवधि के पूर्व समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 1 राज्यों को परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों के संघ को इसलिए अपनाया गया है क्योंकि भारत राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। साथ ही संघ से अलग होने का राज्यों को अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, यह मूल संविधान का भाग है। तो ये गलत है। इससे जमींदारी प्रथा की समाप्ति की गई। तो ये कथन सही है। इस अनुसूची के तहत निर्दिष्ट कार्य और नियम न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। तो ये कथन भी गलत है। यह प्रथम संविधान संशोधन से संविधान में शामिल किया गया है। तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन बी और डी कथन सही है। तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत 284 कानून शामिल हैं। 9वीं अनुसूची मूल संविधान का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। संसदीय स्वरूप के शासन में कार्यपालिका अर्थात सरकार तभी तक बनी रह सकती है जब तक विधायिका का समर्थन हासिल हो। भारत के संदर्भ में केंद्र सरकार को लोकसभा में तथा राज्य सरकार को विधानसभा में बहुमत हासिल करना होता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जबकि 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 को सिक्किम को पहले संघ राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका। मूल अधिकारों के हनन पर सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकता है।
इस तरह न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निर्वाचन भाग 15 ये सही है, आपातकालीन उपबंध भाग 18 ये भी सही है, संविधान संशोधन भाग 20 ये भी सही है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र भाग 10, तो ये चारों सही सुमेलित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चारों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। अगला प्रश्न है, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। पहली बार 1982 में लोक अदालत की स्थापना गुजरात में हुई थी। उसके बाद लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1963 में। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास पत्र 1963 में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 माह। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा सिर्फ 1 माह तक संसद के अनुमोदन के बिना लागू रह सकती है। राष्ट्रपति को संविधान में 3 आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 तथा 365 के तहत, तथा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 260 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लगाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? जेबी के राव समिति ये पंचायती राज से है, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ये भी पंचायती राज से है, पीके थुंगन समिति ये भी पंचायती राज से है, और दांतेवाला समिति ये भी पंचायती राज से संबंधित है। तो ये चारों समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उपबंध अनुच्छेद 72 में किया गया है, और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है, और राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 161 में है। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति में। आर्टिकल 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और वह उसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169। संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के निर्माण तथा विघटन की प्रक्रिया दी गई है, और वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जो इस प्रकार हैं: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना का वर्णन है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। और अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का वर्णन है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6 माह। आर्टिकल 85(1) के अनुसार संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भूमि। भूमि जो है वो राज्य सूची का विषय है, और प्रतिरक्षा, बैंकिंग और वायुसेना संघ सूची का विषय है।
अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1969 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 9 जुलाई 1969 को किया गया, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1955 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय अपशिष्ट शक्तियों में शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साइबर कानून। साइबर कानून अपशिष्ट शक्तियों में शामिल है, जबकि शराब जो है वो राज्य सूची का विषय है और विदेश व्यापार और मुद्रा संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरकारिया आयोग। सरकारिया रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1990 में संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद से संबंध उपबंध किए गए। अगला प्रश्न है, महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति का वर्णन है और भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति का वर्णन आर्टिकल 76 में है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ गठन वर्ष है। तो नागालैंड का गठन 1963 में हुआ था, ये सही है। गोवा का गठन 1987 में हुआ था, ये भी सही है। सिक्किम का गठन 1974 में हुआ था, तो ये गलत है। सिक्किम का गठन 1975 में हुआ था और मिजोरम का गठन 1987 में हुआ था, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम का गठन 1974 में नहीं 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1976 ईस्वी में। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से की गई। भारत की संसद ने 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन कर स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया और 24 अप्रैल 1993 से 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4, तो यहाँ पर भाग 4 नहीं भाग 3 होगा क्योंकि यहाँ पर मूल अधिकार के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता से, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत किया गया है। समानता का अधिकार का उल्लेख 14 से 18, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता का उल्लेख 29 से 30 और संपत्ति के अधिकार का उल्लेख जो है वो 300 का में किया गया है। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि भारत में कुल कितने मूल अधिकार हैं और भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मूल दर्शन निम्नलिखित में किसमें निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रस्तावना। भारतीय संविधान का मूल दर्शन प्रस्तावना में निहित है और ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। संविधान के भाग 1 में और अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकार का वर्णन है और संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 48 में किया गया है। अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अपने पद ग्रहण करने के दिन से। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसके सदस्य नहीं होते? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है जबकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है कि मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है जबकि व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित होती है और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान के आर्टिकल 110(3) के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय लेगा। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। और अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1/3। संविधान के आर्टिकल 173(3) के अनुसार निर्दिष्ट रीति के अनुसार विधान परिषद के सदस्य चुने जाएंगे, अतः 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किन किन राज्यों में वर्तमान में भारत में विधान परिषद है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केशवानंद भारतीवाद। और केशवानंद भारतीवाद 1973 ईस्वी में हुआ था, जिसके अंतर्गत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है, लेकिन यह संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केशवानंद भारती। और बेरुवाड़ी संघवाद जो कि 1960 में हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, परंतु धर आयोग, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग जो है वो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 के तहत भाषाई एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाषाई एवं धार्मिक आधार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्न में से कौन नहीं शामिल है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। और राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन। संसद ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि इस प्रकार हैं: समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है? तो आइए चेक करते हैं कौन कौन सा कथन असत्य है। पहला है, राज्य विधायिका उच्च सदन होता है। तो ये सही है। विधान परिषद राज्य विधायिका का उच्च सदन होता है। तो ये सही है। सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष। तो ये गलत है। सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है। तीसरा कथन है, बजट पर चर्चा और अनुदान मांगों पर मतदान कर सकती है। तो ये गलत है। विधान परिषद जो है वो बजट पर चर्चा तो कर सकती है, परंतु अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। तो ये गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव में इसके सदस्य भाग नहीं लेते। तो ये भी सही है। विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। और संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, संविधान के कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2000 न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग का गठन वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में न्याय एवं विधि मंत्रालय के संकल्प द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 वर्ष तक। राष्ट्रपति शासन संसदीय अनुमोदन के बाद 6 महीने तक के लिए लगाया जा सकता है और इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इस तरह से अधिकतम 3 वर्षों के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 356 में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्य कार्य राज्यों के मध्य विवाद निपटारे,
राज्यों के हित और केंद्र एवं राज्यों के हित आदि के लिए कार्य करना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी की अधिकारिता दी गई है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी मामले में उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, पर यह सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल भारत की देन है और यह प्रक्रिया 1962 से जारी की गई है। शून्यकाल में संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकता है और शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग। संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुलिस। पुलिस जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारत की रक्षा, रेल एवं राष्ट्रीय राजमार्ग और जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के तर्ज पर लिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसके प्रति होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के प्रति। केंद्र सरकार के मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, परंतु मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होगा। अगर सामूहिक बोलेगा तो लोकसभा के प्रति होगा उत्तरदायित्व, और अगर व्यक्तिगत बोलता है तो राष्ट्रपति के प्रति होगा। अगला प्रश्न है, महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 165। संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमा और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन के शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में उपबंध है और अनुच्छेद 177 में सदनों के बारे में महाधिवक्ता और मंत्रियों के अधिकार का वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीएन भगवती। पीआईएल शब्द की उत्पत्ति 1980 के दशक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई थी और जब भारत में पीआईएल की शुरुआत हुई तो उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश पीएन भगवती थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में कब से कब तक चला था? तो संविधान सभा का आखिरी सत्र 14 से 26 नवंबर 1939 तक चला था, परंतु संविधान सभा का आखिरी बार जो बैठक हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पूर्ण विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पूर्ण विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुमोदन से भारत सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से कोई धन निकाला जा सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार संसद से विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद भारत सरकार संचित निधि से धन निकाल सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? देखिए, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। विभागीय अस्थायी समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा के तथा 10 राज्यसभा से होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो कि केवल लोकसभा से होते हैं। ठीक है, तो इसमें 30 होते हैं और इसमें 22 होते हैं। तो सबसे ज़्यादा दिए गए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो है वो विभागीय अस्थायी समिति में है, 31 सदस्य, जो इसमें 21 जो है वो लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केसी व्हीयर। उपरोक्त कथन जो है वो केसी व्हीयर के द्वारा भारतीय संविधान के बारे में दिया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनता के विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। और 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14 दिनों तक। राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई थी। भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा में। संविधान के आर्टिकल 67 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के विशेष बहुमत ने पारित किया है और जिसमें लोकसभा सहमत है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई समय सीमा नियत नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 68(2) के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने का प्रावधान है और इसके लिए कोई समय सीमा नियत नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। छठी अनुसूची में मेघालय, असम, त्रिपुरा तथा मिजोरम की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय संविधान के शक्ति का स्रोत जनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना से यह पता चलता है कि भारतीय संविधान के शक्ति का स्रोत जनता है। प्रस्तावना की पहली पंक्ति, हम भारत के लोग, इससे यह तात्पर्य है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या द्वारा उस रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है किंतु बाद में इसे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत उच्चतम न्यायालय ने मान्यता प्रदान की।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10। राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य तथा लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि को निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है जिसे भारत की आकस्मिक निधि कहा जाता है। इस निधि में संसद द्वारा पारित कानूनों से समय समय पर धन जमा किया जाता है और यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महान्यायवादी, और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप भारत शासन अधिनियम 1858 आया जिसके तहत भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े गए जो कि इस प्रकार हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया था और संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताएं हैं, वह भारत का नागरिक हो, तो वह जन्म से नहीं, वो सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत है। इसके बाद वह 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, तो ये सही है। वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, राज्यसभा की नहीं, लोकसभा की, तो ये गलत है। और वह किसी लाभ के पद पर ना हो, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1965 में। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक भारत में 3 बार लागू हुआ है, 1962, 1971 और 1975 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भाग 3। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1969 में मोरारजी देसाई की सरकार में बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बीपी मंडल। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 ईस्वी में काका कालेकर के अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ था जिसके अंतर्गत बोडो, डोगरी,
संथाली और मैथिली भाषा को संविधान में जोड़ा गया था। इसमें नेपाली को नहीं जोड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नेपाली। और वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस लोकसभा के कार्यकाल में 2 बार विस्तार किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5वीं लोकसभा। जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो गई थी, तब लोकसभा का कार्यकाल सामान्य कार्यकाल से संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकता है और 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और 5वीं लोकसभा 1971 से 77 तक का था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसद द्वारा पारित अधिनियम से। राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन महिलाओं के राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के तहत 1992 में किया गया।